धरती को तभी बचा पाएंगे जब आप रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को कम करेंगे। हमारे जो जमीन है उसकी जीवांश जो मात्रा है वो कम हो रही। तो कोई किसान जानता है संतुलित उर्वरक प्रयोग क्या है? तो मिट्टी परीक्षण से ये आपको जानकारी हो जाएगी कि आपके खेत में क्या क्या जरूरत है। कि जो हम लोग केला लगाते हैं तो उसको काटने के बाद जो वेस्ट बचता है, जैसे उसका तना हो गया, लीफ हो गया, तो वेस्ट डिकम्पोजर से क्या वो डिकम्पोज होगा? जब आप ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, गोबर की खाद डालेंगे, बायो फर्टिलाइजर डालेंगे, ठीक है, बायो डिकम्पोजर डालेंगे, तो आपकी जमीन कभी खराब नहीं होगी। और जब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं तो इसीलिए आप देखिए हर घर में किसी विशेष रोग के, जैसे डायबिटिक है, इस तरह के रोगी हर घर में पाए जा रहे हैं। तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग आप कम करिए। कम का मतलब अगर आधा घटा देंगे तो ये जो आपका देश जो है सोने की चिड़िया पुनः हो जाएगी। स्वदेशी उत्पाद अगर आप प्रयोग करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। तो जो डीएपी आप दानेदार डीएपी डालते हैं उसका मात्र 15 से 20% ही आपके पौधे को मिलता है। बाकी उसी जमीन में दूसरे पोषक तत्वों के साथ आपका फास्फोरस जुड़ जाता है, आपके पौधे को नहीं मिलता। हाँ डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है। ये बेस्ट डिकम्पोजर डालते हैं हम, जैसे आपने बताया कि इसको 7 दिन को बनाने की प्रोसेस के बाद डायरेक्ट हम डालेंगे खेत में, तो उसमें हमारी मेन फसल रहेगी। जब ये सड़ेगा तो क्या ये मेन फसल को नुकसान नहीं करेगा डॉक्टर साहब? अभी डॉक्टर साहब से जो बातचीत हुई है, डॉक्टर साहब ने काफ़ी समय दिया है। उन्होंने हम लोगों को बताया है कि आप लोगों को इसमें इन चीज़ों को मिलाइए, इतनी दवा मिलाइए, कब किस चीज़ को मिलाना है। रासायनिक खाद का प्रयोग करके बहुत ही हो गया है, तो उसको कैसे हम लोग सुधार करेंगे, इसके बारे में किसानों को जाके बताना है। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। संतुलित उर्वरक अपनाएं, धरती मां को बचाएं। उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो कोई किसान जानता है संतुलित उर्वरक प्रयोग क्या है? मिट्टी की जरूरत है उतनी खाद देनी चाहिए। मिट्टी की जरूरत है। वेरी गुड। आपने कहा कि मिट्टी में जरूरत, तो 2 चीजें हुई। एक तो मिट्टी हो गई और जरूरत किसकी है? फसल की। ये देखिए 2 चीजें हैं। हम वर्तमान में बहुत सारी टेक्निक आए हुए हैं, लेकिन हम 2 चीज़ों को करते हैं, एक मिट्टी है और दूसरा फसल है। ठीक है, तो हर फसल की ज़रूरत जो है अलग अलग होती है। तो इसकी जानकारी या तो आप 2 तरीक़ों से ले सकते हैं, क्योंकि हर प्रदेश में बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, वहाँ लॉन्ग टर्म रिसर्च हो रहे हैं। उस बेसिस पे वो बताते हैं उसमें जो है इतने किलोग्राम आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी, इतने किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होगी। लेकिन जो संतुलन है हमने बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है। क्या किया है? संतुलन को बिल्कुल जो है असंतुलित कर दिया है। जो स्थिति आपके जनपदों में है, हमारे देश में है, वो 12 जो 4 होना चाहिए, आप 12 या 13 गुना हम लोगों ने कर दिया। इससे क्या होता है कि हमारे जो ज़मीन है उसकी जीवांश जो मात्रा है वो कम हो रही है। तो मिट्टी परीक्षण से ये आपको जानकारी हो जाएगी कि आपके खेत में क्या क्या ज़रूरत है। एक जैसे मान लीजिए आप गेहूँ बो रहे हैं, धान बो रहे हैं, ठीक है, बाजरा बो रहे हैं, मक्का बो रहे हैं, और ये दलहनी फसलें तिलहनी फसलें ले रहे हैं, तो कौन किस फसल के लिए कितनी मात्रा ज़रूरत है, ये ठीक है। अब कभी आप देखिए, आप लोग कितने लोग मिट्टी लेके आए? कुछ लोग हैं यहाँ से, मिट्टी का मतलब नमूना लेके आए ना, ठीक है। कितने लोग कभी भी किसी की जो टेस्ट रिपोर्ट है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? तो जैसे आप बताइए, आप क्या पढ़े हैं मिट्टी की? से हमने रिपोर्ट दे दिया या किसी की रिपोर्ट होगी, तो आपने कभी कुछ जाना उसमें? जैसे पीएच की मात्रा जमीन में कितनी है, हाँ। जीवाश्म कार्बन कितना है, हाँ। बोरन की मात्रा है, जिंक भी है, सल्फर भी है, हाँ।
इस सब का सर पता चलता है कि अधिक है या कम है। उसे टेस्ट से तो हम लोग यही। और नैनो उर्वरक नैनो कहते हैं सर, रासायनिक उर्वरक कितना फसल में उपयोग किया जा सकता है और कार्बनिक जैसे गोबर की खाद कितना देना है, उसका भी ये सब रहता है। जी जी, वेरी गुड, बैठ जाए। अब आप देखिए, जैसे पीएच का आपने बात किया, पीएच का, ठीक है ना, तो पीएच जो है कितना होना चाहिए मिट्टी का, कितना? 8 तक होना चाहिए, ठीक है। अब बैठ जाइए। अब आप देखिए, ये जान रहे हैं, आप लोग भी जानिए, अगर आपकी मिट्टी का जो पीएच मान है, जो आपने नमूना कराया है 6.5 से 7.5 के बीच में है, तो मान के चलिए कि सारे के सारे पोषक तत्व तो आपकी ज़मीन में उपलब्ध हैं। ये तो पहला जो है एक मानक हुआ। अगर इससे नीचे या इससे ऊपर है तो आपको अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर एसिडिक सॉइल है तो आपको चूना डालना पड़ेगा, अगर आपको क्षारीय सॉइल है तो आपको ये फास्फोजिप्सम और ये सब सारी चीज़ें डाल करके, आपका जिप्सम डाल करके सही करते हैं। नहीं होता है उसमें तो आप जो है चुटकियों में, जैसे आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, ठीक है। कभी भी आपका ज़मीन जो है ख़राब नहीं होगी जब आप ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, गोबर की खाद डालेंगे, बायो फर्टिलाइज़र डालेंगे, ठीक है, बायो डिकम्पोजर डालेंगे, तो आपकी ज़मीन कभी ख़राब नहीं होगी। आप अपना जब टेस्ट कराते हैं तो एक चीज़ देखते हैं कि हीमोग्लोबिन है कि नहीं। जी जी, अगर आपके शरीर में, ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं तो आप न बोल सकते हैं न चल सकते हैं। जी जी, पहले देखते हैं। वैसे ही आपकी ज़मीन में जो आत्मा है, ज़मीन की आत्मा, वह जो है जीवांश कार्बन है जी, ठीक है। उसी जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए सारी कवायद होती है। धरती को तभी बचा पाएंगे जब आप रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को कम करेंगे। अब आप देखिए कैसे होगा। एक चीज आप करते हैं कि रासायनिक, आप एक बहुत सारा चीज समझिए, जैसे गाय बैल भैंस हम लोग पालते थे ना, पुआल खाते थे। पुआल खाते थे कि नहीं खाते थे? और वो आज पुआल आप जला देते हो। क्या करते हो? आप जला देते हो। अब आप नोट करो इसको, पुआल जो आप जलाते हो तो 70 से 75% जो मात्रा आपकी ज़मीन से खींची गई है वह आपके पुआल में रहती है। वैसे ही फास्फोरस की रहती है, वैसे ही पोटास की रहती है। तो ये सारा का सारा मात्रा हम अगर 30 से 35% अपने अनाज में खाते हैं और 65% जला देते हैं, अगर उन अवशेषों को उसी खेत में सड़ा दे तो क्या होगा? कंपोस्ट बन जाएगा। कंपोस्ट बन जाएगा। अब कंपोस्ट बन जाएगा तो किसके लिए काम आएगा? वो किसान के लिए, खेत ऑर्गेनिक कार्बन। खेत में जो आप देखते हो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। जैसे अब आप देखिए, ये क्या करता है, अब इस डिब्बी को डालने, इस पर पूरा लिखा हुआ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ बताएंगे तो आपको लगेगा ये 200 लीटर पानी में इसका बना सकते हैं और 7 दिन में ये बन जाता है। इसमें सारे के सारे फंगस हैं। जब इसका आप छिड़काव करेंगे तो उस समय सबसे अच्छा छिड़काव होता है कि जब ये पहली बरसात होगी, अगर आप जुताई करके छिड़काव कर देते हैं तो जितना भी उसमें आपके डंठल वगैरह हैं वह लगभग 28 से 30 दिन में सड़ जाते हैं। तो आपकी ज़मीन से जो उर्वरा शक्ति खींची गई थी, पुआल में था, सल्फर था, नाइट्रोजन था, पोटास था, ठीक है, वो सारा का सारा आपके खेत में चला जाएगा। अगर आपने उसको जला दिया तो नष्ट। एक तो यह है कि प्रदूषण करेगा। अब वो प्रदूषण किसको नुकसान पहुंचाएगा? हम ही को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इस परिवेश में, इस वातावरण में जो हम रह रहे हैं, हमारे पशु रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, वो विषैली गैसों के लेने के लिए नहीं है, शुद्ध गैस लेने के लिए है। आज का ये टॉपिक है कि हम संतुलित उर्वरक प्रयोग करें। संतुलित उर्वरक प्रयोग का मतलब एक विधि से सटीक जानकारी लेने के लिए आप मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें, ठीक है। और साथ ही उस मृदा परीक्षण में जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम 1 बीघे में 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन का मतलब आपको 10 से 15 कुंटल आप जो है
उसमें अपने खेत में गोबर की खाद डालें। ठीक है। दूसरा, ये बायो फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र, इसकी तासीर, इसकी जानकारी आप जान लें। आप अगर इसको आपने छिड़क दिया, इसको आपने छिड़क दिया, सड़ा दिया, तो आपका जो दानेदार आप पारंपरिक खाद डालते हैं 10% आप कम कर सकते हैं इसको डाल के। आप देखिए, इसको डाल के, ये है NPK कंसोर्टिया। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, जे बेस्ट डीकम्पोजर डालते हैं, हम उपयोग करते हैं, तो हम इसका उपयोग ऐसी जगह करते हैं जहाँ हमारा कचरा डरा रहता है, उसको हम डीकम्पोज करके फिर खेत में डालते हैं। जैसे आपने बताया कि इसको 7 दिन के बनाने की प्रोसेस के बाद डायरेक्ट हम डालेंगे खेत में, तो उसमें हमारी मेन फसल रहेगी। जब ये सड़ेगा तो क्या ये मेन फसल को नुकसान नहीं करेगा डॉक्टर साहब? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक चीज़ देखिए, नहीं, इसका उपयोग करते हैं कंसाडिया और इसका हम, इसमें आप देखिए, बहुत अच्छी जानकारी लड़के ने दिया। अगर आप मृत जो अवशेष है उसका, उस पर आप छिड़केंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो अवशेष, मान लीजिए डंठल है, तो कहीं ना कहीं डंठल में मिट्टी थोड़ा सा लगा हो और उस समय नमी हो। ये चीज़ देखिए, ये नहीं कि एकदम सूखा होगा तो काम नहीं, कि बैक्टीरिया खुद वो फंगस से खुद मर जाए, क्योंकि फंगस की, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर चाहिए। अगर उससे आपका टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तो उसके मरने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। आपने जो कहा, जब इसको 7 दिन में बनाते हैं, ठीक है, और 7 दिन में ऐसे ही अगर आप गाय का गोबर ले लें, सिंपल, ये गाय के गोबर से ही बना हुआ, तो ये जब इसका आप छिड़काव करेंगे तो अगर हरी पत्तियों पे करेंगे तो पौधे की बढ़वार होगी। इसको अगर आप हरी पत्तियों पे करते हैं तो पौधे की बढ़वार होगी और यह एक ग्रोथ हार्मोन्स की तरह से काम करेगा। ये आप हरे पौधों पे आप छिड़किए, जो मृत जो अवशेष हैं उसके, उस पे भी आप छिड़किए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको दोनों फायदा होगा। आप देखिए, हम जब ये कहते हैं कि ये ढैंचे की खाद है, ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, और सनई की खाद एक होती है, हरी खाद। सनई की खाद जो होती है वह देर से सड़ती है, और ढैंचे की खाद जो है 10 दिन के अंदर आपके पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देने लगती है। इसलिए ढैंचा की खेती इसको करते हैं, आपकी इसको इनकॉर्पोरेट करके। तो जब बोते हैं गेहूं के बाद धान की फसल, धान के बाद गेहूं लेते हैं, तो आपका गेहूं जो ही आप पानी देते हैं तो पीला हो जाता है। ठीक है। पानी जब देते हैं तो फंगस की मात्रा बढ़ जाती है, वो सड़ाने लगता है, और जब सड़ाने लगता है, खाद नहीं मिलेगी, तो जो आप यूरिया डाले रहते हैं वो खा लेता है। तो आपकी जड़ों की इतनी शक्ति नहीं है कि फंगस से, बैक्टीरिया से झगड़ा करके नाइट्रोजन ले लें। वो जब मरेंगे तब वो आपको, आपके फसल को मिलेगा। इसीलिए यूरिया की मात्रा जो है वो कहा जाता है कि आप जो है, जब आप उसकी जुताई करें तो यूरिया आप 10 किलो 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क दें, ताकि जो डिकम्पोजिशन है, सड़ने की प्रक्रिया, वो फास्ट हो जाए। और जितने भी, जैसे आप FYM डालते हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है कि आप बुआई की कम से कम 25 से 30 दिन पहले डालें। अगर उस समय आपने बुआई किया, उसी समय गोबर की खाद डाल दिया, और जितनी मात्रा आप संशोधित मात्रा की गई है ये सॉइल टेस्ट के आधार पे, तो फिर आपको नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अब वो नाइट्रोजन की कमी फिर 15-20 दिन आपके नाइट्रोजन की कमी हो गई, तो आपका उत्पादन क्या होगा? कम से कम 15 से 20% घट जाएगा। बेस्ट डीकम्पोजर से रिलेटेड सवाल था कि जो हम उसका उपयोग करके जो हम लोग केला लगाते हैं, तो उसको काटने के बाद जो वेस्ट बचता है, जैसे उसका तना हो गया, लीफ हो गया, तो बेस्ट डीकम्पोजर से क्या वो डिकम्पोज होगा? होगा सर, होगा, निश्चित होगा। और केला जो है, जैसे मान लीजिए वर्मी कंपोस्टिंग भी करते हैं आप? जी करते हैं जी। तो केले के साथ ही करते होंगे क्या सर? केला उसमें रख देते होंगे? लीफ ज़्यादा यूज होता है सर। लीफ करते हैं ना, और केला का भी करेंगे तो उसमें पोटास बहुत जबरदस्त होता है केले में रहता है। हम लोग एक और प्रोडक्ट लाए हुए हैं
उसमें धरा अमृत, जी, वो धरा। केले के ही रस से है। जी हाँ, वो इसीलिए अमृत है। अमृत इन द सेंस ये है, अब जब आप आ गए तो जो सारी दिक्कतें यहाँ हुई हैं हमारे देश में, विशेष रूप से जो धरती बचाओ अभियान का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कई वर्षों से, इसका यही है कि जो पोटास कम हो रहा है, और कम इसलिए हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूरिया डाल रहे हैं, इसलिए कम हो रहा है पोटास। और जब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं तो इसीलिए आप देखिए हर घर में किसी विशेष रोग के, जैसे डायबिटिक है, बीपी के पेशेंट हैं, या थायराइड के पेशेंट हैं, इस तरह के रोगी हर घर में पाए जा रहे हैं। ये भी देखिए, तो यही कवायद है कि हम अपनी जो है सुरक्षा करें। तो अब आप देख लीजिए, ये बायो फर्टिलाइजर की बात हम कर रहे थे, ये विशेष रूप से एनपीके कंसोर्टिया है। इसका आप जान लीजिए क्या है। एनपीके में इसमें नत्रजन फिक्स करने की शक्ति है इनके बैक्टीरिया में। हमारे वातावरण में कितने % नत्रजन है, कोई बताए? 79, 78 यही है ना। उसको खींच के ले आता है, ये बैक्टीरिया में शक्ति है। और ये नत्रजन जो भी फिक्स करता है ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करता है, ऑर्गेनिक से वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है। और कभी भी जान लीजिए ऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन फिक्स होता है उसका अपहरण या क्षरण नहीं होता। आपके यूरिया का अपहरण क्षरण जो है हो जाता है, वातावरण में वायु के साथ वातावरण में आता है, और फिर वो जल के रास्ते होते हुए जहाँ से हम भूगर्भ जल पानी लेते हैं वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसमें वो है नत्रजन, उसका नाम है उस बैक्टीरिया का एजोटोबैक्टर। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया है, आप लोगों को ये बता दें, इसमें है फास्फोसॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो फास्फोरस को घोलता है। तो जो आप खाद डालते हैं उसको भी घोलता है, और जो उसके पहले आप खाद डाले हुए हैं उसको भी घोलता है। क्या करता है? उसको भी घोलता है। अब आप जान लीजिए, आप सबको बताएं, एक चीज़ पहले हम लोग करते थे कि नीचे खाद ऊपर बीज, यही समझने की है। ठीक है, नीचे खाद रहेगा तो जड़ जो है अंधेरे की तरह भागती है, और तना कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, जड़ को जरूरी है फास्फोरस। ठीक है, और तने को क्या जरूरत है? नत्रजन। तो जैसे अब आप देखिए हमारे तरफ चीज़ है ना कि पेट्रोल चाहिए, गाड़ी में भरते हैं, नत्रजन आपने भर दिया, लेकिन पहिए में हवा रहेगी तभी तो जाएगी। तो ये पहिया जो है आपका फास्फोरस है, और वो फास्फोरस जो है सबसे आलसी पोषक तत्व है जमीन में। जितने भी 14 आवश्यक पोषक तत्व हैं हमारे जमीन में जो पौधे ग्रहण करते हैं, टोटल आप पढ़े होंगे 17। ठीक है, तो 3 वातावरण से लेते हैं, जल से लेते हैं, हवा से लेते हैं। ठीक है, और ये जो 14 आवश्यक पोषक तत्व लेते हैं जमीन से, वो उनका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, किसी की सांद्रता आप देखेंगे तो उसमें मात्र 6% ही है सांद्रता। नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और जितने भी आपके जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इनमें से कोई भी पोषक तत्व कम होगा तो आपके पौधे की बढ़वार रुक जाएगी। मैं बता रहा था, ये जो आप डीएपी, दानेदार डीएपी डालते हैं, वर्तमान में उसकी कीमत अगर ऐसे ही रहेगा तो लगभग जो है 3200 रुपये है डीएपी की। उसमें बहुत सारी कवायद है कि हमारे किसानों को सरकार चाह रही है कि डीएपी की कमी न हो। सरकार जो प्रयास कर रही है, कुछ आप भी प्रयास करिए। अगर यह बोतल, अगर आप जो आवश्यक मात्रा इसमें है, इस बोतल को डालने के 3-4 तरीके हैं खेत में। एक तो बीज के माध्यम से आप डाल दीजिए, दूसरा ज़मीन जैसे जो रोपी जाने वाले पौधे हैं, फसलें हैं, उनकी जड़ों को शोधित करके डाल दीजिए। इसमें पूरी मात्रा लिखी हुई है कितना मात्रा करेंगे। अगर यह दोनों नहीं कर पाते हैं तो आप 40 से 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, अगर सड़ी गोबर की खाद नहीं मिलती है तो जो आपके अच्छे, एक होता है देहात में बोलते हैं कि गुइड़े का खेत, गुइड़े खेत है ना,
जो आपके गांव से बिल्कुल सटा हुआ खेत है, उसकी भी मिट्टी आप ले सकते हैं। उसमें मिला करके इसको 4 लीटर के आसपास 50 किलो में इसमें खेत में आप डाल सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे गन्ने बेल्ट के हैं, ठीक है, गन्ना बेल्ट के हैं, देखिए गन्ना बेल्ट के हैं, तो गन्ना बेल्ट के लोग जो है सड़ी गोबर की खाद मिला करके अगर आप कूड़ में डाल देते हैं तो 2 फायदा होता है। ये तो एक तो फास्फोरस को भी घोलेगा, दूसरा जो जल संरक्षण की बात होती है, आप कभी देखिए जो गाय गोबर की रहती है उसके नीचे आप उठाओगे तो नमी रहती है। क्यों नमी रहती है? वो नमी उड़ नहीं पाती है। अगर वो गोबर नहीं रहता तो उसी तरीके से जितना आप वो लेयरिंग कर दोगे कूड़ों में तो आपके गन्ने में जल की कमी या नमी की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो डीएपी आप दानेदार डीएपी डालते हैं उसका मात्र 15 से 20% ही आपके पौधे को मिलता है, बाकी उसी ज़मीन में दूसरे पोषक तत्वों के साथ आपका फास्फोरस जुड़ जाता है, आपके पौधे को नहीं मिलता, ठीक है। 80% उसी को ये घोलता है। और इसकी शक्ति है, जो मात्रा बताई जा रही है, इसकी शक्ति ये है कि जो आपके पौधे की आवश्यकता है उससे कम 15 से 20% ये घोलने की क्षमता रखता है। और जब घोल के उपलब्ध कराता है तो आपका उत्पादन भी बढ़ता है। तो अगर आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो दानेदार जो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक हैं कम से कम आप 15% कम कर सकते हैं, ठीक है। सरकार जो हम लोगों से कह रही है 90% फास्फेटिक फर्टिलाइजर हम विदेश से लाते हैं, 100% पोटेशिक फर्टिलाइजर विदेश से लाते हैं, हमारे यहाँ कोई माइंस नहीं है, ठीक है। और 30% यूरिया हम विदेश से लाते हैं जो बहुत ही महंगी है। आप देखोगे NPK और ये आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश का दाम बहुत ज़बरदस्त 2000 और 2500 हो गया है, ठीक है। अगर हम इस तरह से काम करते हैं, अपने जो स्वदेशी उत्पाद है, स्वदेशी उत्पाद अगर आप प्रयोग करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। और दूसरा क्या होगा, आत्मनिर्भर कृषि भी होगा। तो हम अपने उत्पाद को प्रयोग करें। और आपको और पीछे जाना है, अभी मैं हरियाणा में भी गया था, बहुत सारे ऐसे किसान हैं ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग छोड़ चुके हैं। वो सागरिका लेते हैं, बायो फर्टिलाइजर लेते हैं, बायो डिकम्पोजर लेते हैं, नैनो लेते हैं, WSF लेते हैं, अपने जो गाय का पालन कर रहे हैं उनका गोबर लेते हैं। और नहीं है तो आप जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले बहुत सारे लोग बना रहे हैं तो उससे लेते हैं। बहुत सारे जो हमारे प्रेसमेट वगैरह यूज़ करते हैं, जो शुगर मिल के इलाके के लोग हैं, वो करके अपना काम चला रहे हैं। कुल मिला करके जैसे आपकी शरीर अगर अच्छी है तो आप कोई भी कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा लगेंगे, उसी तरीके से अगर आपके ज़मीन की जीवांश की मात्रा सही है तो कुछ भी डालेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग आप कम करिए। कम का मतलब अगर आधा घटा देंगे तो ये जो आपका देश जो है सोने की चिड़िया पुनः हो जाएगी। अभी जो है हम लोग का उर्वरक पाठशाला में बहुत अच्छा चर्चा हुआ और इस चर्चा को हम लोग यहाँ से जाके अपना देश प्रदेश में, अपना ज़िला में, अपना गांव में लागू करेंगे। सर, रासायनिक खाद का प्रयोग करके बहुत ही हो गया है तो उसको कैसे हम लोग सुधार करेंगे, इसके बारे में किसानों को जाके बताना है। जो कि रासायनिक खाद हम लोगों के लिए एक घातक के रूप में और मिट्टी के लिए भी घातक के रूप में एक सिद्ध हो रही है। और जैविक खाद जो है जिससे हम लोग अपनी मातृभूमि को भी बचा सकते हैं और यहाँ जो हम लोग इसका शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी भी अपने बचा सकते हैं। जो जानवरों को भी हम लोग उसका चारा वगैरह खिलाते हैं उसको भी बचा सकते हैं। तो जैविक खाद के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं जिसको लेकर हम लोगों ने यहाँ बड़ी गहनता से चर्चा की। आदरणीय डॉक्टर साहब ने हम लोगों को बताया कि किस तरह से घोल मिलाना है, किस तरह से आपको कौन सी जिंक और कौन सा सल्फर किस मात्रा में मिलाकर किस तरह से खेत में
डलवाना है और मिट्टी का परीक्षण करा के हम लोगों को ये भी जानकारी लेना है कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है जिससे हमारी फसल सूख रही है या समय के पहले वो मतलब खरपतवार के रूप में बदल रही है, जिसको हम लोग चटकन के रूप में बोलते हैं। तो ये कई जानकारियाँ मिली हैं। हमारी ज़मीन जो खराब हो रही है, पैदावार कम होती चली जा रही है और कई समस्याएं आ रही हैं कि पता चलता है कि हमारी हरी फसल सूखने लगती है। तो अभी डॉक्टर साहब से जो बातचीत हुई है, डॉक्टर साहब ने काफ़ी समझ दिया है। उन्होंने हम लोगों को बताया है कि आप लोगों को इसमें इन चीज़ों को मिलाइए, इतनी दवा मिलाइए, कब किस चीज़ को मिलाना है। तो हम इस जैविक खाद से हम अपनी मिट्टी बचा सकते हैं और लोगों को बताएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे, जिससे कि हमारी मिट्टी सुरक्षित रहे और पैदावारी अच्छी पैदा कर सकें। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। संतुलित उर्वरक अपनाएं, धरती मां को बचाएं। उर्वरक विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।